अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिनट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक पे। सो व्हाट एक्चुअली स्ट्रोक इज? इट्स एक्चुअली द फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट दैट अकर्स एक्यूटली। तो ये कह सकते हैं एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट of any kind, like weakness of the arm, leg, unilateral doses, whatever, कोई भी आपके पास acutely आपके पास आता है, that we regard it as a stroke. अब इसके अंदर थोड़ी जो समझने वाली चीज़ें वो ये आती हैं, हम इसको कभी कभी सेग्रीगेट करते होते हैं कुछ 2-3 टाइप्स में, just on the basis of the time frame कि क्या चेंजेस रिवर्स हुई हैं, चेंजेस स्टैटिक रह गई हैं या चेंज है वो बढ़ती जा रही है। तो इनमें से एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और द TIA। इट मीन्स कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ है लेकिन द पेशेंट रिकवर्स यूजुअली विद इन 24 आवर्स। अब वो कोई भी डेफिसिट हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं आपके पास ट्रांजिट इस्केमिक अटैक के साथ, वो प्रेजेंट करते हैं कि यूनिलैटरल आपके पास विजन लॉस के साथ आते हैं, लाइक कर्टन ओवर द आईबॉल, जिसको हम कहते हैं एमेरोसिस फ्यूगैस। और TIA की सिग्निफिकेंस क्या है कि if a patient gets one episode of TIA, it means in the next 90 days there is much more chance, aggravated chance to get a full blown stroke that would be irreversible। ठीक, ये हमारे पास आता है कि 24 आवर में रिवर्स हो गया। इसी का एक कंपोनेंट होता है या एक टाइप ऑफ स्ट्रोक है जिसको हम कहते हैं रिंड। रिंड मीन्स रिवर्सिबल ischemic neurological deficit। It's just like TIA, ये भी कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, लेकिन इसमें क्या है, इट्स रिवर्सिबल। TIA आपके पास 24 आवर्स में रिवर्स होता है, जो आपका स्ट्रेंड है इट रिवर्सेस इन 1 वीक, अबाउट लेस देन 1 वीक द चेंजेस रिवर्स, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। एक और चीज़ जो हम स्ट्रोक में कहते हैं दैट इज स्ट्रोक इन एवोल्यूशन। बिल्कुल एवोल्यूशन ही रहेंगे ये। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज स्ट्रोक इन एवोल्यूशन। इट मीन्स जो प्रेजेंटिंग आपका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट था, इट इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन देखा द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द राइट आर्म वीकनेस, लेकिन द पावर वाज सपोज 3/5, लेकिन जब आप 8 आवर्स के बाद अपने इवनिंग राउंड में देखते हैं द पावर हैज डिक्रीज फ्रॉम 3/5 to 1/5 और प्लस माइनस एनी अदर cranial nerve injury। तो हम ये कह सकते हैं द स्ट्रोक इज इन एवोल्यूशन। और लास्ट जो इसमें कंपोनेंट आता है दैट इज द कंप्लीटेड स्ट्रोक। इट मींस मैक्सिमम जो इंटेंसिटी थी, जो मैक्सिमम डेफिसिट था, वो यहाँ पर पेशेंट में आ गया है। इसके बाद कोई मजीद इंक्रीज नहीं आई वीकनेस में। वीकनेस 3/5 थी, अगले दिन आपने आके देखा 3/5 ही है, या आपके पास लॉस ऑफ विजन थी और कोई भी क्रेनियल नर्व इंजरी थी, लाइक टोसिस पेशेंट को हो जाता है, 3rd नर्व इंजरी हो गई है, 4th नर्व इंजरी है, 6th नर्व इंजरी के साथ आती है, मजीद कोई और नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, मीन्स दैट इज अ कंप्लीटेड स्ट्रोक। सो दैट्स, ये सिर्फ स्ट्रोक की हम बाय डेफिनेशन हम किस तरह स्ट्रोक को सेग्रीगेट करते हैं जस्ट। अब हम बात करते हैं पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है और हम लोकेशन किस तरह असेस करते हैं कि आपके पास जो सेरिब्रल सर्कुलेशन है ये किस लेवल पे जाके ब्लॉकेड आई है। जिसे बताया कि पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करता है कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ। अब जो भी आपके पास
सेरेब्रल सर्कुलेशन है उसमें अगर तो सर्कुलेशन में एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कॉम्प्रोमाइज होती है तो यूजली पेशेंट प्रेजेंट्स विद आर्म और प्लस लेग वीकनेस होती है और कोई भी वीकनेस नहीं होती। और ख़ास बात क्या होती है कि आर्म की वीकनेस, आर्म इज मोर अफेक्टेड देन लेग। ये आपकी बात आ गई। देन इफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी, अगर ये आपके पास इफेक्ट होती है, ये किसी भी तरीके से ब्लॉक होती है, तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है विद यूनिलैटरल वीकनेस, प्लस कोई ना कोई आपके पास हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं वो लॉस होता है, लाइक एफेजिया के साथ आएगा। और द पेशेंट हैज फेशियल droop। एफेजिया को लाजमी ध्यान में रखना है when we think about MCA parietal lobe involve होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास ये तो एंटीरियर सर्कुलेशन की ऑलमोस्ट बात आ रही है, अगर पोस्टीरियर सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, सेरेब्रल आर्टरी, तो यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट विद सडन विजन लॉस। और लास्ट तब ये होता है कि वर्टेब्रो-बेसिलर आर्टरी जो है, वर्टेब्रो these patients present with vertigo। So this is a usual presentation। अब how we examine the patient। इसमें याद रखिए एग्जामिन करने में और इन्वेस्टिगेशन करने में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपने असेस करना है कि वीकनेस कहाँ की है ताकि आप लोकलाइज कर सकें कि कौन सा एरिया ब्रेन का जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है वो टू फाइंड द कॉज, कि आखिर स्ट्रोक हुआ क्यों है। इट वाज सेकेंडरी टू इस्कीमिया, इट वाज सेकेंडरी टू थ्रोम्बस, क्या कॉज है। तो हम इसमें देख लेते हैं। हमने एग्जामिनेशन में वी स्टार्ट विद कि मसल्स की बल्क किस तरह की, यूजुअली acute neurological deficit में it remains the same, tone is increased, power is decreased, the planters are upgoing or sometimes might be equivocal, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे होते हैं, basically equivocal planters। देन इसके साथ रिलेटेड कोई भी यहाँ से वीकनेस आपको मिल सकती है। आप ये कह सकते हैं कि आर्म की डेफिसिट आपने यहीं पे करना होता है कि पावर कितनी है, 3/5 या कुछ सेकंड। ये अब हम एग्जामिनेशन करते हैं कि कॉज क्या है। उसके लिए हम देखते हैं वी स्टार्ट विद द पल्स। पल्स में खास चीज़ देखने वाली होती है कि कोई इरेगुलर रिदम तो नहीं है। मोस्टली जो इरेगुलर रिदम हम देखना चाह रहे होते हैं दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, जो इरेगुलर पल्स होती है, क्योंकि इसकी वजह से इरेगुलर पल्स की वजह से क्या होता है कि स्टेसिस होते हैं इन द हार्ट और आपके पास कहीं ना कहीं क्लॉट ऊपर जा सकता है। आप पल्स देखते हैं। नंबर 2, आप कॉज देखने के लिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखते हैं कि क्या पेशेंट इस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव रेंज में तो नहीं आ रहा, टू फाइंड द कॉज। तीसरा आप ये देखते हैं आइस में अगर हम जाके देखें तो क्या हमारे पास कॉर्नियल आर्कस तो नहीं है कि हाइपरलिपिडीमिया की कोई ना कोई एविडेंस मिल जाए, या हमारे पास ज़ेंथिलेज़मा तो नहीं है।
इसी से अगर हम नेक पर आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कैरोटिड ब्रूई तो नहीं मिल रही हमें। कैरोटिड ब्रूई मींस जब भी आपके पास कैरोटिड आर्टरी में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो आपके पास टर्बुलेंस इन द ब्लड फ्लो आता है, उसकी वजह से दे वुड बी ब्रूई। और अगर आपके पास कहीं कैरोटिड आर्टरीज के अंदर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है दैट कैन लीड टू इस्कीमिया। ये देखने के लिए हम कैरोटिड ब्रूई देखते हैं। देन एपेक्स को हम देखते हैं, एनी एडिड साउंड, खास तौर पे हमें मर्मर्स देखने होते हैं। मर्मर्स क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मर्मर है तो फिर वही है कि हीमोडायनामिकली तौर पर इंस्टेबिलिटी या टर्बुलेंस हमारे पास आती है एट द लेवल ऑफ द वेल्व्स, और यहाँ से कोई ना कोई क्लॉट इट कैन गो टू द सेरेब्रल सर्कुलेशन। तो ये हम सारी की सारी एग्जामिनेशन करते हैं टू फाइंड द कॉज। अब हम इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी इसको हम सेग्रीगेट करते हैं दो फॉर्म्स में। फर्स्ट, टू कंफर्म द डायग्नोसिस, और सेकंड हम करते हैं टू फाइंड द कॉज। तो कंफर्म द डायग्नोसिस के लिए हम बात करते हैं आगे। The investigation of choice to confirm the diagnosis is CT scan, brain plane। लेकिन आजकल और इमेजिंग स्टडीज हमारे पास आ चुकी हैं, लाइक डिफ्यूजन वेटेड MRI। और एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि पूरा का पूरा इंफाक्ट बनने में और नज़र आने में न्यूरोलॉजिकल जो हमारे पास इमेजिंग CT स्कैन की हो रही है इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स। उसका मतलब अगर कहीं ना कहीं इंफाक्शन हो तो वो CT स्कैन में फर्स्ट 24 आवर्स में नज़र नहीं आती। हमने जो देखना होता है CT स्कैन में एक्चुअली हम ये रूल आउट करते हैं कि पेशेंट में क्लिनिकली तौर पर तो स्ट्रोक है, लेकिन यहाँ पे क्या CT स्कैन में आपके पास ब्लीड आ रही है कि नहीं आ रही है, टू रूल आउट दिस ब्लीड, जो हम प्रैक्टिकली तौर पे करते हैं। और अगर इफ वी हैव द फैसिलिटी देन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वुड बी डिफ्यूजन वेटेड MRI, क्योंकि ये इंफाक्ट को विद इन 4 आवर्स जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होगी रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉज ऑफ स्ट्रोक। तो इसमें हम जानते हैं कि कॉजेज स्ट्रोक की उनमें से हमारे पास डायबिटीज़ आती है, हाइपरटेंशन आती है, हाइपरलिपिडीमिया है। तो हम यही सारी चीज़ों को इसमें हम देखते हैं। हमने पेशेंट का BSR देखना होता है कि क्या ये डायबिटिक रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि क्या पेशेंट की फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है कि नहीं है। हम ये देखते हैं कि कई पेशेंट में कोई इरिथमिया तो नहीं है, उसके लिए वी डू गेट एन ECG। उसमें हम देखते हैं जो हमने देखना होता है दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है पेशेंट। हम देखते हैं कि देखना ये चाह रहे हैं कि कहीं कैरोटिड स्टेनोसिस तो नहीं है, तो हमने कैरोटिड डॉप्लर कराना होगा। देन किसी भी मर्मर को ट्रैक करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी। ये ऑलमोस्ट सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं। कुछ रेयर इस तरह की चीज़ें हैं, रेयर कॉजेज लाइक पॉलीसाइथीमिया, दैट कैन लीड टू हाइपर विस्कोसिटी, उसकी वजह से कहीं थ्रोम्बस बन गया, और कोई प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशंस।
लाइक APS एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, या हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर की डेफिशिएंसी लाइक फैक्टर 5 डेफिशिएंसी। I think these are rare causes. This is the usually workup that we do for every stroke. This is all about stroke. Now, how to treat a patient? देखिए, याद रखिए, स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो है कि टाइमली डिटेक्शन है। जो इस्कीमिक स्ट्रोक्स अगर आपके पास हैं, जैसे कि हमारे पास इस्कीमिक इवेंट मायोकार्डियल लेवल पे होता है, अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है इन लेस देन 3.5 आवर्स, तो पेशेंट कॉम थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं यूजिंग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स लाइक एंटीप्लेज, लाइक रेटिप्लेज। लेकिन यूजुअली दिस इज नॉट द केस। पेशेंट हमारे पास इस टाइम के बाद ही आते हैं, तो अब द डेफिसिट इज देयर। जो हमारे पास इंफार्क्ट डेवलप होना था वो हमारे पास हो चुका है। तो व्हाट टू डू, इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही करनी होती है पेशेंट। लेकिन अगर पेशेंट इस टाइम फ्रेम के अंदर आता है तो थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सबसे पहले ये। लेकिन अगर ये हमारे पास नहीं है देन वी हैव टू गो फॉर जो हमने पेशेंट का जो बाकी सारा का सारा जो देनी है सपोर्ट, दैट इज ओनली सपोर्टेड, ओनली नर्सिंग केयर इज गिवन टू द पेशेंट ऑफ द स्ट्रोक। सो व्हाट वी डू विद द इस्कीमिक स्ट्रोक्स, हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, we start statins, and एक चीज़ उस पर याद रखने वाली है कि ब्लड प्रेशर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना होता है, बिकॉज हाइपरटेंशन इज अ डॉक्यूमेंटेड कॉज ऑफ स्ट्रोक। तो जो ब्लड प्रेशर हमारे पास पेशेंट अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ विद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आया है, हमने उस बीपी को नीचे बहुत जल्दी डाउन नहीं लेके आना। हम जल्दी डाउन नहीं करते, वाई? बिकॉज एकदम अगर ब्लड प्रेशर को हम नीचे लेकर आएंगे तो रिवर्सिबल, इट्स रिबाउंड किस्म का वैसोस्पाज़म होता है सेरेब्रल लेवल पे, दैट कैन एक्चुअली एग्रीवेट द स्ट्रोक। तो वी लाइक टू कीप द ब्लड प्रेशर एट द सेम लेवल फॉर अबाउट 3 days 72 आवर्स तक। कुछ कंडीशन में ये कहा जाता है कीप द ब्लड प्रेशर अप टू 180/100, कुछ जगहों पे 160-90 तक भी आता है, वट एवर इज अचीवेबल। हमने यहाँ तक रखना होता है। हाँ, इससे ज़्यादा जाए देन वी हैव टू गिव द ड्रग्स, एक चीज़ है। लेकिन स्टैटिन फॉर श्योर, आपके पास स्ट्रोक आ गया, आपने स्टैटिन दे देनी है। ब्लड प्रेशर ये वाला लेवल देख के आपने देना होता है। एंटी हाइपरटेंसिव्स, और कौन से एंटी हाइपरटेंसिव्स और चॉइस हमारे पास होते हैं, दीज आर ACE इनहिबिटर्स और ARBs। इफ देयर इज सम sort of contraindication to these drugs, like renal failure भी है पेशेंट को, then we can go for calcium channel blockers, otherwise नहीं। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर इस बात को कि ब्लड प्रेशर हमने फ़ौरन नीचे नहीं लेके आना था, इट कैन एक्चुअली एग्रीवेट द प्राइमरी डिसऑर्डर। अब बात है कि हमने स्टैटिन तो दिए लेकिन एंटी प्लेटलेट अभी तक नहीं दिए। वही हमने उस वक्त तक एंटी प्लेटलेट नहीं देने होते जब तक हम ये देख नहीं लेते कि पेशेंट को कहीं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक तो नहीं है। वो हम CT स्कैन के बाद डिसाइड करते हैं। CT स्कैन में हमने देख लिया कि कोई ब्लीड नहीं है, देन वी गो फॉर एंटीप्लेटलेट्स। दैट्स यूजुअली एस्पिरिन। इफ देयर इज सम contraindication like peptic ulcer disease, then we go for clopidogrel। ये आपके पास आ जाती है जो हमने स्ट्रोक की ट्रीटमेंट करनी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट। बाकी जो सारा का सारा सपोर्टिव केयर है, व्हाट वी डू, हमने एनजी पास करनी है,
Follies, daily physiotherapy. Why? Because physiotherapy नहीं करेंगे there will be contractures. ठीक, इसके साथ नेक्स्ट चीज चेस्ट फिजियोथेरेपी चाहिए होती है because the patient is not able to, most of the time patient is not able to cough up. उसकी वजह से secretions की stasis होती है that can lead to recurrent pneumonia, lower respiratory tract infections होते रहते हैं. उसकी वजह से chest physiotherapy is must. Then frequent postural change. Because अगर इसी एक ही पोस्चरल पेशेंट अगर he or she lies over there तो बेड सोर्स के चांसेस होते हैं. And best is that we provide the patient with a rectal matrix. Then आखिरी चीज हमारे पास ये है कि हमने दो पेशेंट में इस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन एक तरह की है कि वो है द पेशेंट इज प्रोन टू इन्फेक्शंस, एनजी ट्यूब भी है, आपके पास फॉलिस भी है. तो क्या करते हैं कि दीज शुड बी चेंज एवरी फोर्टनाइट, एवरी 15 days these must be changed. तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट. याद रखिए we admit the patient, we start the statins right away, लेकिन we look at the blood pressure. If it is more than this level then we try to lower it, otherwise we don't give any antihypertensive at that time. Then we rule out कि कहीं bleed तो नहीं हुई. अगर bleed है we don't give antiplatelets. लेकिन अगर आपके पास bleed नहीं है, pure ischemic stroke है, antiplatelet हम लोग start करा देते हैं. Then NGs, Foley, physiotherapy, chest physiotherapy for the protection of the lower respiratory tract infections, the frequent postural change for the bed sores, and the triple matrix can be provided. अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि in the cases of hemorrhagic stroke what we do, in the case if the CT scan कहता है हमारे पास hemorrhage आ जाती है तो we refer the patient for surgical opinion. और उसके अंदर if there is hemorrhagic type का stroke, then we give patient statins, we give patient ACE inhibitor or ARBs according to the blood pressure, and then we get a surgical opinion. And regarding craniotomy or the burr hole and evacuation of the clot. So this is all about the treatment and management of stroke. Thank you.